नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रिवीजन करो। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है वैल्यू ऑफ सप्लाई। और वैल्यू ऑफ सप्लाई का रूल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज की हम बात करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स 27। जैसा कि हमने ऊपर अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस केस में, जिस केस में मनी इज़ द सोल कंसिडरेशन हो। लेकिन यहाँ पे व्हाट अबाउट इफ मनी जो है वो सोल कंसिडरेशन सिर्फ नहीं है, मनी के साथ साथ कुछ और भी दी जा रही हैं जो नॉन मॉनेटरी टर्म में है। तो रूल 27 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा सप्लायर के लिए वो ओपन मार्केट वैल्यू होगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ओपन मार्केट वैल्यू होगा, या फिर अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो कंसिडरेशन मनी में मिला है आपको प्लस जो चीज़ मनी में नहीं मिली है उसको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे। और वो होगा, उसको भी ऐड करेंगे, यानी कि मनी प्लस नॉट इन मनी को कन्वर्ट करेंगे मनी में और दोनों को सम करके वो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। अगर जो ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है या क्लॉज बी भी नहीं है तो क्या होगा? फिर होगा जो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी का, वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। यानी सबसे पहले हमने क्या बोला, रूल 21 का सब रूल का क्लॉज ये बोला हमने कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सब सप्लाई। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो जो कंसिडरेशन मनी में मिला है प्लस जो मनी में नहीं है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मनी में। या सी लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अगर ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं है, क्लॉज बी भी नहीं है, तो क्लॉज सी को ले लेंगे लाइक काइंड एंड क्वालिटी का। अगर ए बी सी भी नहीं है तो डी बोलता है कि रूल 30 या 31 में जैसे बताया जाएगा। रूल 30 क्या है आप नीचे भी देखेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ के लिए कि रूल 30 बोलता है कि 110% ऑफ द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है किसी चीज़ का भी, प्रोडक्शन का, प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन बोले तो सप्लाई ऑफ सर्विस का, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कॉस्ट है उसका 110% आप ले लीजिए और वो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। या फिर रूल 31, अगर रूल 30 से भी नहीं निकल रहा है, कॉस्ट भी आपको नहीं पता है, तो रूल 31 के अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर आते हैं रूल 28 पे। रूल 28 बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। ध्यान रहे, अगर एजेंट के साथ आप सप्लाई कर रहे हो तो फिर रूल 29 कवर करेगा उसको, रूल 28 कवर नहीं करेगा। रूल 28 तब कवर करेगा जब सप्लाई हो रहा है डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ या रिलेटेड पर्सन के साथ। जी हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन वही पर्सन है जो 25 सेक्शन में आपने सप्लाई पे पढ़ा होगा, 25 सब सेक्शन 4 या सब सेक्शन 5 में डिस्टिंक्ट पर्सन आपने पढ़ा होगा। तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जो ओपन मार्केट वैल्यू है वो हो जाएगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी। ध्यान दें, यहाँ पे कंसिडरेशन या मनी और कन्वर्ट करके मनी में वाला नहीं है। तो क्लॉज ए बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू, क्लॉज बी बोलता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी की बात करता है। सॉरी। और क्लॉज सी बोलता है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं है, तो हम डिटरमिन करेंगे रूल 30 या 31 के अकॉर्डिंगली। ध्यान रहे, अगर सप्लायर एस अगर रेसिपिएंट आर को बेचता है जो कि रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंग पर्सन है, डिस्टिंग पर्सन यानी हमारी ही ब्रांच है, तो डिस्टिंग पर्सन है, और वो डिस्टिंग पर्सन फर्दर किसी अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई करता है, तो अगर सप्लायर एस चाहे तो जो रेसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन को जिस भाव में बेच रहा है उसका 90% वैल्यू ऑफ सप्लाई दिखा सकता है। फिर से सुनिए, अगर सप्लायर एस किसी रेसिपिएंट आर को बेचता है, सप्लायर और रेसिपिएंट डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन है, वो आर किसी तीसरे को बेचता है, जो किसी को भी बेचता है जो कि अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, तो सप्लायर के चाहने से, अगर सप्लायर चाहता है तो जो रिलेटेड पर्सन अनरिलेटेड पर्सन को जिस भाव में बेच रहा है उसका 90% वो वैल्यू ऑफ सप्लाई दिखा सकता है। ठीक है, यही बोल रहा है प्रोवाइडेड एट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी आर, द वैल्यू ऑफ सप्लाई एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, यानी कि सप्लायर अगर चाहे, कोई कंपलसरी नहीं है, तो बी एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यानी कि जो भी लाइक काइंड एंड क्वालिटी है बाई द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल, जाहिर सी बात है अगर जो रेसिपिएंट है वो फुल आईटीसी ले सकता है तो जो वैल्यू डिक्लेयर्ड होगा इनवॉइस में वही क्या माना जाएगा? ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा। ये क्वेश्चन अब ये जो है यहाँ पे ये जो एक रूल दिया हुआ है इसका, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार एमसीक्यू में भी, या फिर एक पॉइंट बना दिए जाते हैं क्वेश्चन 14 का, क्वेश्चन नंबर 1 का 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं। तो ये ध्यान दीजिए आप कि जहाँ कहीं भी अगर रेसिपिएंट जो है, सप्लायर किसी रेसिपिएंट को देता है जो कि डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन है और वो रेसिपिएंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, वो फुल आईटीसी एलिजिबल है, तो जो इनवॉइस में वैल्यू है वही डीम्ड हो जाता है ओपन मार्केट वैल्यू। रूल 29 क्या बोलता है यहाँ पे, अगर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट की अगर बात करें तो क्या होगा? तो वहाँ पे बताया गया कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल एंड उसके एजेंट के केस में, वो क्या होगा? ओपन मार्केट वैल्यू क्या है उस गुड्स का जो सप्लाई हुआ उनके बीच में, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, या फिर
एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, चाहे वो एजेंट हो सकता है चाहे प्रिंसिपल हो सकता है, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर। कस्टमर को, रेसिपिएंट जो है कस्टमर को, यहाँ भी कस्टमर जो होगा वो अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए। तो सप्लायर के ऑप्शन पे क्या होगा, वो 90% हो जाएगा जो भी प्राइस चार्ज हो रहा है उसका। ठीक है, अगर यहाँ भी बताया गया कि अगर आप ऊपर किसी क्लॉज में नहीं डिटरमिन कर पा रहे हो वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो रूल 30 या 31 के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट, जो कि रूल 30 बताता है वही 110%। और रूल 31 बताता है कि वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ जो डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है 27, 28, 29 और 30 के क्लॉज में, तो सेम शैल बी डिटरमाइन यूजिंग द रीजनेबल मीन्स होगा। ठीक है, रूल 31 बताता है, रूल 31 ए बताता है कैपिटल ए की वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग के केस में वो यहाँ पे जो तरीके दिए गए हैं वो फॉलो होंगे। वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे डीम्ड टू बी 100 डिवाइडेड बाई 128 ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टिकट और ऑफ द प्राइस जो कि नोटिफाइड होता है ऑफिशियल गैजेट में, जो भी हायर होगा वो। ठीक है, यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टेट का मतलब जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस चीज़ों को यहाँ पे दिया भी है, सिंपल में आप समझ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ एक्शनेबल केम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग की अगर हम बात करें, गैम्बलिंग या हॉर्स रेसिंग की, देखिए लॉटरी को अलग कर दिया, बाकी बैटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्स रेसिंग के केस में फेस वैल्यू जो बेट का होगा उसका 100% या फिर द अमाउंट पेड इनटू द टोटली सेटर में जो भी है उस वो ले लेंगे। ठीक है, 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट या फिर अमाउंट पेड इनटू द टोटली सेटर। ठीक है, रूल 32 आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या होंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आज के लिए इतना ही, होप ये वीडियो अच्छा लग रहा है। बाकी थैंक यू।